एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +2 इकोनॉमिक्स का चैप्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1981। हमने अपने लास्ट सेशन में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मीनिंग समझा था, वो पैसे क्या क्या होती है, किसके साथ वो रिप्लेस की है। इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसमें हमने लिबरलाइजेशन कंप्लीट अपने लास्ट सेशन में कर लिया था। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के साथ। जो हमारी 1981 में इकोनॉमिक रिफॉर्म आई थी, उसका हमारा सेकंड एस्पेक्ट है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन को सबसे पहले किसके साथ रिप्लेस किया गया था? परमिट्स के साथ। परमिट्स मींस अगर किसी भी, पहले क्या होता था, अगर किसी भी प्राइवेट सेक्टर ने अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, किसी भी एरिया में लगानी है, तो पहले उसको क्या लेनी पड़ती थी? परमिशन लेनी पड़ती थी गवर्नमेंट से। लेकिन अब उसको कन्वर्ट करके पहले क्या होता था, सारे का सारा मेन रोल किस सेक्टर को था? हमारा गवर्नमेंट सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर का जो था एक सेकेंडरी रोल माना जाता था। लेकिन फिर एक एस्पेक्ट इसको परमिट्स को रिप्लेस किया प्राइवेटाइजेशन के साथ। सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन होता क्या है? That is transfer of ownership, अपने बिजनेस की ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल that has been shifted from the public sector to the private sector। पहले बिजनेस को कौन मैनेज करता था? पब्लिक सेक्टर करती थी, मींस गवर्नमेंट करती थी। लेकिन जब उसकी मैनेजमेंट और कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया, किसको ट्रांसफर कर दिया? प्राइवेट सेक्टर को। इसको क्या बोलते हैं? प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन टू वे से की जाती है। सबसे पहले सारी की सारी ओनरशिप ट्रांसफर करने के बाद, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर ने अपना जितनी भी इंडस्ट्री वो किस सेक्टर को सेल आउट करती? अपने प्राइवेट सेक्टर को, और अपनी उसमें जो क्या है इंटरफेरेंस वो खत्म करती। उनका रोल है, प्राइवेट सेक्टर ने जो काम करना है वो एज पर द लीगल प्रोविजन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट करना है। उन्होंने सारे फ्रेमवर्क्स फॉलो करने हैं, लेकिन जो वर्किंग करनी है वो प्राइवेट सेक्टर करेगा, अपने बेस पे करेगा। इनमें जो भी डिसाइड करना है सब कुछ अपने मार्केट फोर्सेस के साथ करना है। सेकेंड है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है? डेट इज द सेलिंग द शेयर्स ऑफ कंपनी या फिर इंडस्ट्रीज ऑफ कंपनी विच आर गोइंग इनटू द लॉस। कंपनियां करती है वो शेयर्स है, वो इंडस्ट्री जो उसकी लॉस में जा रही होती है, उन शेयर्स को किसको ट्रांसफर कर देती है? सेल आउट कर देती है प्राइवेट सेक्टर को। ताकि क्या होती है, जो लॉस बीरिंग इंडस्ट्रीज है, लॉस बीरिंग जो फैक्ट्रीज है, उसको बंद कर दिया जाए और उसमें उसको ट्रांसफर कर दिया जाए प्राइवेट सेक्टर को, ताकि प्राइवेट सेक्टर उस पर वर्किंग हार्ड करके, उसमें मेहनत करके उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सके। लेकिन अब ये सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है, ये प्राइवेटाइजेशन की क्यों जाती है? सबसे पहले है टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल डिसीजन। पहले जो फाइनेंशियल डिसीजन गवर्नमेंट सेक्टर लेती थी वो थोड़े से वीक थे, क्योंकि उनका जो मेन मोटिव होता है गवर्नमेंट सेक्टर का, वो क्या होता है? टू इंक्रीज प्रमोट द सोशल वेलफेयर। लेकिन फिर क्या की गई? प्राइवेटाइजेशन, ताकि हमारे बिजनेस के डिसीजन स्ट्रॉन्ग किए जाए। उसके बाद जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है वो क्या था? करप्टेड था, लेजी था, और अपने बिजनेस को प्रॉपरली एफिशिएंसी के साथ नहीं करता था। कई बार वो फाइनेंशियल डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा डिले कर देते थे। लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन आई तो यही सोचा गया कि जो वो प्राइवेट सेक्टर है वो ज़्यादा हार्डवर्क के साथ काम करेगा, क्योंकि उनका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट को इंक्रीज करना। उसके लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिजनेस फाइनेंशियल डिसीजन लेने थे। सेकेंड है मॉडर्नाइजेशन। जो बिजनेस में गवर्नमेंट सेक्टर के अकॉर्डिंग जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही थी वो थी थोड़ी सी आउटडेटेड थी, क्योंकि उनका जो मेन मोटिव है सोशल वेलफेयर था। लेकिन जब मॉडर्नाइजेशन के कंसेप्ट का बिजनेस को चलाने के नई नई टेक्नोलॉजी, न्यू न्यू आइडियाज, न्यू न्यू इन्वेंशंस, न्यू न्यू इनोवेशन की जरूरत थी, इसीलिए जो हमारा ये डिसीजन लिया गया कि बिजनेस को क्या किया जाए? प्राइवेटाइज किया जाए। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन होने के बाद कुछ मेरिट्स भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। सबसे पहले देखेंगे हमारा जो प्राइवेट सेक्टर प्राइवेटाइजेशन करने का जो डिसीजन था, उसके बाद क्या क्या मेरिट्स थी। सबसे पहले डिक्रीज इन बजटरी डेफिसिट। पहले हमारा जो बिजनेस था वो किस में जा रहा था? बिजनेस डेफिसिट में। यही रीजन था हमारे 1991 में वी हैव टू फेस आवर इकोनॉमी ए फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस। हमारी इकोनॉमी को एक क्राइसिस फेस करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि जो हमारा बिजनेस था, जो हमारा बजट था, इट वाज गोइंग इनटू डेफिसिट। मींस हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा थे, किससे? हमारी इनकम से, जो भी हमारी जनरेट हो रही थी, और इतना ज्यादा था कि हमारे उस टाइम पे उसको कवर अप करने के लिए इंटरनेशनल बैंक से ह्यूज अमाउंट में वी हैव टेकन द लोन। तो इसका ये प्राइवेटाइजेशन तभी की तो सोचा गया इससे हमारा जो बिजनेस बजट डेफिसिट है वो थोड़ा सा कम होएगा। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, पहले क्या था?
हमारा गवर्नमेंट सेक्टर था, प्राइवेट सेक्टर की कोई इंटरफेरेंस नहीं थी, वो सिर्फ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के अंडर काम करता था। बिजनेस को क्या था कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, तो इसके लिए क्या किया जाए, प्राइवेट सेक्टर, जब नए नए प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आपस में आके नई नई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री स्टार्ट की, नया काम शुरू किया, जिसके कारण जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी क्या होगा, कॉम्पिटिटिव। तो हमारे इकोनॉमी को ये भी इन्वायरमेंट में पहले क्या थ्योरी होती थी, टू प्रोटेक्ट द इंडियन इकोनॉमी थ्रू द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इकोनॉमी, कि हमारे अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को क्या करना है, सेव करना है। लेकिन वो चेंज करके अब क्या था, तो इंक्रीज इंटीग्रेट करे इंडिया, और इंडिया हमारे जो इकोनॉमी है वो सारे डियोर कंट्रीज के साथ भी अप्रिशिएट करे, कन्वर्ट करे। क्योंकि डिसीजन मेकिंग, पहले जो डिसीजन मेकिंग थे वो डिले थे, क्यों, क्योंकि हमारे जो पब्लिक सेक्टर के जो एम्प्लॉयज थे वो क्या थे, करप्टेड थे और लेजी थे। तो यही मेन डिसीजन है, जब हम फाइनेंशियल डिसीजन को स्ट्रॉन्ग करना था तो इसीलिए हमारी जो डिसीजन मेकिंग थी वो क्या हुई थी, क्विकली फटाफट लिए जाने लगे एज पर द सर्कमस्टांसिस को देख के। प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस, प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है, टू इंक्रीज द प्रॉफिट, वो प्रॉफिट के लिए काम करती है, इसलिए वो जितना भी काम करता है प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए। तो इसका ज्यादा सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ा, कि हमारा जो बिजनेस है उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या आने लगा, हमें प्रॉफिट मिलने लगा। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जो प्राइवेट सेक्टर काम करते थे उनके जो प्रोडक्ट्स थे वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी के थे, क्योंकि उनको पता था कि पहले क्या होता था गवर्नमेंट सेक्टर में, सारे का सारा जो पैसा वो किसके पास जाना है, गवर्नमेंट के साथ। जब प्राइवेट सेक्टर पहले इतनी एफिशिएंसी से काम नहीं करता था, क्योंकि उनका जो रोल था वो क्या था, सेकेंडरी था, क्योंकि उनको पता था कि उनको इतना एफिशिएंसी, उनको अपना बिजनेस का ज्यादा अफेक्ट, पॉजिटिव पॉइंट, कंट्रीब्यूशन नहीं मिली। जब उनको बाद में पता लगा कि उनका प्रॉफिट, उनका बिजनेस सिर्फ उनका ही है और ज्यादा से ज्यादा उन्हें प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने अच्छी क्वालिटीज के प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए, जो कि कस्टमर को, और जो भी प्रोडक्शन करते थे वो एज पर द कंज्यूमर सोर्स जेनेटिक करते थे। क्योंकि पहले क्या होता था, पब्लिक सेक्टर था वो बनाते थे जो कि सोसाइटी के लिए अच्छा होता था, और जिसमें पुअर सेक्शन का भी ध्यान रखा जाता था और रिच सेक्शन का भी ध्यान रखा जाता था। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाते थे वो किस क्वालिटी के बनाए जाते थे, गुड क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के, क्योंकि प्रॉफिट तो तभी इंक्रीज होगा अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा। नेक्स्ट है इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ जिसके कारण हमारी डिमांड इंक्रीज हुई, देन कम सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्या हुई, इंक्रीज हुई। ये तो जो प्राइवेटाइजेशन के कुछ पॉजिटिव पॉइंट थे, फिर उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी थे। फर्स्ट है सोशल वेलफेयर, सबसे ज्यादा किस पे अफेक्ट पे, सोशल वेलफेयर पे। इस पार्ट को बिल्कुल क्या किया जाने लगा, निग्लेक्ट किया जाने लगा, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो मूल किसके लिए काम करता था, प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए काम करता था। प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा उनको प्रॉफिट किस सेक्शन से हो रहा था, रिच सेक्शन से हो रहा था। तो वही प्रोडक्ट बनाए जाते थे जो कि रिच सेक्शन के लोग उनसे डिमांड करते थे, जिसके कारण जो पुअर लोगों और रिच लोगों में जो गैप था इट वाज गोइंग टू बी इंक्रीज, जिसके कारण हमारा सोशल वेलफेयर कहीं ना कहीं ये अफेक्ट हुआ, एडवर्स वे थे। और जब सोशल वेलफेयर हुआ तो इंक्रीज इन क्या हुई, पॉवर्टी भी और ज्यादा इंक्रीज हो गई, क्योंकि पुअर लोग और पुअर हो गए, रिच लोग और रिच हो गए, तो फिर वो एक विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में क्या हो गया, फंस गए। देन कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, वही होगी, इकोनॉमिक पावर किन लोगों के पास चलेगी, रिच लोगों के पास, क्योंकि प्रोडक्ट किन के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, रिच के अकॉर्डिंग। और जो हम प्राइस डिसाइड होता था वो किस पे डिपेंड करता था, गवर्नमेंट की बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, इट वाज डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस मींस एक डिमांड और दूसरी हमारी क्या होगी, सप्लाई होगी, जिसके कारण ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ पावर किन लोगों के पास चलेगी, रिच लोगों के पास पड़ेगी। ये थे कुछ डीमेरिट्स जो किसके थे, प्राइवेटाइजेशन थे। नेक्स्ट जो थर्ड एलिमेंट था डेट वाज द ग्लोबलाइजेशन। अब ये किसके साथ रिप्लेस किया था, क्यू के साथ। क्यू मीन्स कोटास। पहले क्या होता था, जब भी हमें सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कराना था वहां पे एक क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी कि इस अमाउंट से ज्यादा सामान हम इंपोर्ट नहीं करवा सकते, जिसके कारण इंडिया में ना तो बाहर से कोई अच्छी टेक्नोलॉजी आ सकती थी, ना ही कोई प्रोडक्ट, अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही थी। तब नया कंसेप्ट लगाया गया ग्लोबलाइजेशन का। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विल होल वर्ल्ड, हमारी इंडियन इकोनॉमी को सारे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री के साथ है उनके साथ इंटीग्रेट करने देना। इंटीग्रेट कैसे किया जाएगा, बाहर से, ताकि वहां से ट्रांसफर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज हो सके।
किसका ट्रेड इंक्रीज हो सके, इंटरनेशनल जेट इज गुड्स एंड सर्विसेज का, और साथ के साथ इंटरनेशनल कैपिटल टेक्नोलॉजी का, क्योंकि इंडिया के पास एजुकेशन बहुत अच्छी थी, वहां के लोग पढ़े लिखे भी थे, लेकिन यहाँ पे अच्छी लेबर भी प्रोवाइड हो रही थी, स्किल्ड लेबर। मेन हमारे पास क्या था, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट लाया गया, सो दैट जितनी भी रिस्ट्रिक्शन थी एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वो सारी की सारी क्या कर दी गई, रिमूव करके गई। और उसके बाद ये जो ग्लोबलाइजेशन है, इट वाज द आउटकम ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जो थी वो लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के बिना पॉसिबल भी नहीं थी, क्योंकि लिबरलाइजेशन में क्या किया था, जितनी भी लाइसेंसिंग की रिस्ट्रिक्शन थी वो क्या कर दी थी, खत्म कर दी गई थी। और प्राइवेटाइजेशन में क्या किया था, जितने भी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी जो कि ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे थे, उनको भी क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया गया था। जिसका रिजल्ट क्या बना कि जो हमारी एक इकोनॉमी है डेट वाज बिकम द बॉर्डरलेस इकोनॉमी। बॉर्डरलेस इकोनॉमी, पहले इंडिया की तो एक बाउंड्री फिक्स कर दी थी ताकि उसको हम प्रोटेक्ट कर दें, लेकिन उसको अब क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया गया था ताकि वो पूरे वर्ल्ड के साथ कंपटीशन फेस कर सके एज वेल एज इंटीग्रेट अच्छे से कर सके। अब ग्लोबलाइजेशन के कुछ फीचर्स थे, हम ये भी बोल सकते हैं क्या क्या उसकी टेक्निक्स की जिसके साथ ग्लोबलाइजेशन की जा रही थी। फर्स्ट है इंक्रीज इन द एफडीआई। व्हाट इज द एफडीआई? हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है एफडीआई, एक होता है एफआईआई। ग्लोबलाइजेशन में जो मेन हमारा सबसे बड़ी टेक्निक है दैट इज एफडीआई। एफडीआई मींस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। एफआईआई मींस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जब बाहर से कंपनीज आके डायरेक्ट इंडिया में, कोई बाहर से, हमारी इंडिया के बिना कोई भी कंट्री हो सकती है, वहां से आके डायरेक्ट इंडिया में कोई इंडस्ट्री लॉन्च करती है, डेट इज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो डायरेक्ट इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रही है। इंस्टीट्यूशन, जब बाहर के कोई लोग आउटसाइड द इंडिया कंट्रीज जो वो हमारे इंडिया के शेयर्स खरीदते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एफआईआई। एफआई और एफडीआई में क्या डिफरेंस है? जब एफआई आते हैं वो इंडिया के सारी की सारी कंप्लीट बिजनेस की क्या ट्रांसफर की जाती है, ओनरशिप ट्रांसफर की जाती है, लेकिन इस केस में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं एफडीआई की, जैसे हम बाहर से बर्गर मैकडी वाले हैं और यहाँ पे आके डिफरेंट डिफरेंट इंडिया के डिफरेंट एरियाज में ब्रांचेस खोली हुई है, उनका डायरेक्ट इंडिया में क्या हो गया, कंट्रोल हो गया। और अब हम उन फैक्ट्रीज में अलग अलग जगह में जो ब्रांचेस खोली हुई है, इंडिया की लेबर वहां पे जाके क्या कर रही है, काम कर रही है। अगर बाहर से इन्वेस्टर हमारे इंडिया में आके कुछ शेयर्स डिबेंचर्स खरीदते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एफआईआई। तो सबसे पहले एफडीआई की जो इंक्रीज की गई थी परसेंटेज, पहले जो बाहर से लोग हैं यहाँ पे आके अगर कोई बिजनेस किसने इंडस्ट्री वगैरह लगानी है तो डायरेक्ट वो 100% इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था, उनको किसी इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप के साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन पहले ये परसेंटेज कितनी थी, 40%, वो जो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर इसको इंक्रीज करके गया 51% और आज इसका और भी परसेंटेज इंक्रीज कर दी गई है, डेट इज 100%। देन अ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। ना सेकंड स्टेप दैट इज द डिवैल्यूएशन, इसको हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, रिड्यूस इन द वैल्यू ऑफ करेंसी एज पर द अदर कंट्रीज। ये पूरा सेशन इस पे हमने टॉपिक डिस्कशन किया होगा, अगर आपने देखना है तो आप लास्ट वीडियो का प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। डिवैल्यूएशन के साथ क्या हुआ, हमारी इंडियन करेंसी चीप होगी एज कंपेरेटिव टू द अदर कंट्रीज। इसका मेन मोटिव क्या था, हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। जब हमारी इंडिया सस्ती होगी गुड्स वगैरह, तो बाहर से लोगों ने ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज मंगवानी शुरू की, जिसके कारण हमारी इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज जो है रिजर्व वो इंक्रीज हुआ। देन कम्स पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज। रुपीज को हमारी इंडियन करेंसी को थोड़ा सा कन्वर्ट किया गया इन द फॉरेन करेंसी, तो और जो भी इसका एक्सचेंज रेट डिसाइड किया जाता था ये गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती थी, इट वाज डिपेंड अपॉन द मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस हमारे क्या होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट है डिक्रीज इन द इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी क्या होती है, जब भी बाहर से, इंपोर्ट का मतलब है बाहर से सामान मंगाना, जब भी बाहर से कोई गुड्स एंड सर्विसेज या टेक्नोलॉजी मंगवाई जाती है तो हमें उसको परचेज करने के लिए कुछ ना कुछ ड्यूटी पे करनी पड़ती है, जिसके कारण वो ड्यूटी कई बार इतनी ज्यादा होती है कि जो हम वहां से सामान नहीं मंगवाते। लेकिन अब इस ड्यूटी को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, ताकि इंडियंस हमारी इकोनॉमी वहां से अच्छी टेक्नोलॉजी गुड्स एंड सर्विसेज अच्छे से मंगा सके। देन रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, जो इसका मेन एस्पेक्ट है।
कोटा का क्या मतलब होता था कि जितनी भी पहले क्या होता था, अगर हमने बाहर से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कराना था, एक क्वांटिटी फिक्स की हुई थी कि हम इतनी क्वांटिटी का सामान ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करवा सकते हैं। लेकिन अब जितनी भी क्वांटिटी के साथ रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन थी वो क्या कर देगी, रिमूव कर देगी। अब ग्लोबलाइजेशन के भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट थे और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे। सबसे पहले हम देखते हैं उसके क्या पॉजिटिव पॉइंट थे। इंक्रीज इन द कंपटीशन, सबसे पहला क्या हुआ है, हमारी इंडिया का कंपटीशन, हमारी इकोनॉमी का इंक्रीज हो सका। क्योंकि पहले जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन थ्योरी थी उसका मेन मोटिव क्या था, प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक कंट्री फ्रॉम द आउटसाइड डेवलप्ड कंट्रीज। लेकिन अब क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिशन इंक्रीज हुआ। एडवांस टेक्नोलॉजी, इंडिया के पास पहले इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो वही यूज करती तो इंडिया में प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन अब हमारे पास प्रॉपर थी, हम किसी भी कंट्री से कहीं से भी टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव मंगवा सकते हैं, गुड्स और सर्विसेज भी मंगवा सकते हैं। ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, जब इंडिया के पास कंपटीशन इंक्रीज हुआ, यहाँ के प्रोडक्ट्स बाहर जाने हुए, तो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा डेवलपमेंट होगी। क्योंकि पहले पास हमारे पास इंडिया में इकोनॉमी किस चीज का वीक पॉइंट था, कि हमारे पास मनी की अवेलेबिलिटी नहीं थी। लेकिन जब रिजर्व हमारे पास आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई, तो हमारे पास और जो अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमें मिलने लगी। तो इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, बेनिफिट्स टू डेवलप कंट्रीज, लेकिन जब सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिला, डेवलप कंट्रीज को मिला। क्यों, क्योंकि वो हमारे इंडिया में आते थे, इंडिया में आके यहाँ पे प्रोडक्ट बनाते थे, इंडस्ट्री बनाते थे, वो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती थी, टेक्नोलॉजी एडवांस होती थी। लेकिन उसका मेन बेनिफिट किसको होता था, डेवलप्ड कंट्रीज को, क्योंकि उनको एज रिटर्न इंडिया से ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो अर्न किया जा रहा था। जैसे कि अब मैं पहले हम एग्जांपल ले चुके हैं मैकडोनल्ड की, मैकडोनल्ड्स का उन्होंने ब्रांचेस अलग अलग इंडिया में खोली हुई है, लेकिन उनका जो प्रॉफिट होता है वो इंडिया में नहीं आता, डेट वाज ट्रांसफर टू द फॉरेन कंट्रीज, जहाँ की वो मेन हेड क्वार्टर वहां पे इस्टेब्लिश है, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट किसको हुआ, डेवलप कंट्रीज को। सेकेंड है कल्चर अलोसन, हमारे जो यहाँ का कल्चर है वो टोटली वेनिश हो गया। हमने जो इंडियंस, हमारी इकोनॉमी के लोगों ने कौन सा कस्टम अप्लाई कर लिया, डेट इज द वेस्टर्न कल्चर, और अपने कल्चर को बिल्कुल भूल गए। देन कम्स इंक्रीज द कॉलोनियल सिस्टम, हमारे इंडिया में कॉलोनियल सिस्टम फिर से दोबारा इंक्रीज हुआ, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हम वहाँ की इंडस्ट्रीज के अंडर अंडर हम काम करते हैं, हमारे एम्प्लॉइज वहाँ के अंडर काम करते हैं, वी आर नॉट द ओनर्स। जो लोग मैकडोनल्ड की ब्रांचेस में जॉब कर रहे हैं वो वहाँ के ओनर नहीं है, वो उनकी रिस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो एक तरह का यहाँ पे कॉलोनियल सिस्टम वापिस आया। ये तो मेन एलिमेंट्स थे जो प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के साथ रिलेटेड थे। इसके बाद यहाँ इसमें छोटे छोटे कुछ कंसेप्ट हैं जिनमें के 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलो सबसे पहले कंसेप्ट की बात करते हैं, डेट इज नोन्स टू बी द नवरत्नास। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये सबसे पहले नवरत्नास होता क्या है, ये जो नवरत्नास है ये नाम किसको दिया गया है, पब्लिक कंपनीज को दिया गया है। पब्लिक कंपनीज मतलब गवर्नमेंट कंपनीज, वो कंपनीज जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, उनके लिए एक स्पेशल स्टेटस फिक्स किया है, डेट इज नोन्स टू बी द नवरत्नास। नवरत्नास किसमें से बना है, 9। पहले जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में इसमें इंडस्ट्रीज शामिल थी वो कितनी थी, 9 कंट्री थी जो कि प्रॉफिट मेकिंग कर रही थी। और सेकेंडली इनको ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम दी हुई है टू कंट्रोल द बिजनेस एंड टेक द डिसीजन बाय द गवर्नमेंट, और ये मानी कौन सी जाती है, पब्लिक कंपनीज। और आज इनकी जो काउंटिंग है इट हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 9 to the 14 कंपनीज। और इनमें कुछ एग्जांपल है जो आपको टेकिंग टू काउंट करनी पड़ेगी, डेट इज एक तो है OIL, डेट इज ऑयल इंडिया लिमिटेड। देन कम EIL, डेट इज इंजीनियर इंडिया लिमिटेड। बस आपको एक इसका मीनिंग पता होना चाहिए और इनकी एग्जांपल पता होनी चाहिए। सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेट इज आउट, और ये जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये किसके साथ रिलेटेड है, प्राइवेटाइजेशन के साथ रिलेटेड है। इन कंपनीज को छोड़ के गवर्नमेंट सेक्टर ने और जितनी भी अपनी कंपनीज थी वो किस में कन्वर्ट कर दी थी, प्राइवेटाइजेशन में कर दिया था उनका, किसी ना किसी वे थे। सेकंड हमारा है आउटसोर्सिंग। ये आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, आउटसोर्सिंग का मतलब होता है टू ट्रांसफर सम ऑफ देयर फाइनेंशियल एक्टिविटीज टू अदर ऑर्गेनाइजेशन विच वर अर्लियर डिपेंड बाय
इटसेल्फ कंपनी, अपनी कंपनी की कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो पहले बिजनेस खुद ऑपरेट करता था लेकिन अब वो किसको ट्रांसफर कर दी गई, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर कर दी गई है। क्योंकि पहले बिजनेस क्या होता है, स्मॉल लेवल पे होता है, एक पर्सन जो है वो सारी एक्टिविटीज को अच्छे से टेक इनटू अकाउंट कर लेता है। जैसे जैसे बिजनेस लार्ज स्केल में शुरू हो जाता है तो क्या होता है कि बिजनेस एक पर्सन टेक इनटू अकाउंट नहीं कर सकता, तो कुछ एक्टिविटीज तो वो अपने अंडर रखता है, तो कुछ एक्टिविटीज जो बिजनेस की ऑपरेशंस है इट हैज बीन डन बाय द अदर कंट्रीज। जैसे कि हमारा इंडिया, और सबसे पहले ये आउटकम किसका माना जाता है, इट हैज बीन आउटकम ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किस कारण इसका हुआ, और इंडिया सबसे अच्छा सोर्स है आउटसोर्सिंग का। इसमें एग्जांपल लेते पहले क्या आती है, हमारी कॉल सेंटर्स आ जाते हैं, हमारे इंडियंस फॉरेन कंट्रीज के अंडर, कंपनीज के अंडर यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस करते हैं कॉल सेंटर्स के अंदर, या फिर बीपीओ दैट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। और इंडिया आउटसोर्सिंग का सबसे अच्छा हब माना जाता था, क्यों, क्योंकि इंडिया में सबसे पहले तो जो लेबर है इट गोज टू बी द चीप, सबसे ज्यादा क्या मिल जाती है, चीप मिल जाती है। सेकंड, यहाँ की जो लेबर है इट गोज टू बी द स्किल्ड, मतलब पढ़ी लिखी है, अच्छी है। दूसरे पास हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो इस काम के लिए क्या है, फेवरेबल है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बस इसका मतलब क्या होता है वो, यही आपको इतना बहुत है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है आपके लिए इनफ है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज अदर कोऑर्डिनेशन को अदर कंपनीज को ट्रांसफर कर देना विच वाज अर्लियर डन बाय द कंपनीज इटसेल्फ। देन कम्स देयर इज डब्ल्यूटीओ, दैट इज डब्ल्यूटीओ का मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन 1995, और जिसका जो इसका हेड क्वार्टर है इट हैज बीन, देखिए तो ये स्विट्जरलैंड में है। और पहले जो डब्ल्यूटीओ का पहला जो नाम था डेट इज गैट था, डेट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, और ये स्टैब्लिश कब हुआ था, 1948 में हुआ था, और जिसमें 23 कंट्रीज थी। लेकिन अब आज के टाइम पे डब्ल्यूटीओ में अंडर कितनी कंट्रीज है, 164 कंट्रीज है। इंडिया इज आल्सो द पार्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ, इंडिया भी डब्ल्यूटीओ का पार्ट है। अब डब्ल्यूटीओ का फंक्शन इसी नाम में कंसर्न है, डेट इज ट्रेड, टी इज द ट्रेड। जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड के साथ रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं वो किसके साथ आते हैं, डब्ल्यूटीओ के अंडर ही आते हैं। चाहे वो एग्रीमेंट हो, चाहे वो उसके साथ रिलेटेड नॉर्म्स हो, प्रोविजन हो, कैसे वर्क करना है, इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द डब्ल्यूटीओ। और डब्ल्यूटीओ का एक दूसरा डेट इज आईबीआरडी के नाम से भी डब्ल्यूटीओ को नाम जाना जाता है, डेट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा और आता है एक टॉपिक, डेट इज जीएसटी। व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी हम जानते हैं ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, इट इज आल्सो नोन टू बी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये कब फोर्स में आया था, इट वाज कम इन फोर्स फ्रॉम 1 जुलाई 2017। इसके पहले जो ये मेनली किस में यूज होता है, इंडस्ट्री पर्पज के लिए यूज होता है। इसके पहले इंडिया में काफी सारे जो है इनडायरेक्ट टैक्स थे, जैसे कि हमारे पास हो गया ट्रांसपोर्ट टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, वैट हो गया, एक्साइज ड्यूटी होगी। अब सारे टाइप्स को और उनको जो सबमिट कराने के जो उसके नॉर्म्स थे वो भी बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा रिजिड थी। अब उन सारे टैक्सेस को ख़त्म करके एक ही हमारे पास टैक्स है, डेट इज जीएसटी, जो हमें वी हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। और प्लस इसकी बहुत सारी सिंप्लीफिकेशन कर दी गई है नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए। और ये जीएसटी होता है ये 3 टाइप्स का होता है, सीजीएसटी, डेट इज एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल सीएचसी से नाम से क्लियर है, ये किसको सबमिट किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। स्टेट से क्लियर है, ये किसको सबमिट किया जाता है, अपनी स्टेट गवर्नमेंट को। आईजीएसटी डेट इज इंटीग्रेटिव। अगर हम इंट्रा स्टेट की बात करें तो वहां पे कौन सा टैक्स लायबल होता है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है, विद इन द स्टेट। लेकिन हम बात करें अगर आउटसाइड का स्टेट तो हमारे पास कौन सा टैक्स आता है, डेट इज आईजीएसटी। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, डेट इज नोन टू बी डीमोनेटाइजेशन। अब ये डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है इंडियन की लीगल करेंसी को कैंसिल करना, टू विड्रॉ द लीगल स्टेटस फ्रॉम द सम अमाउंट ऑफ करेंसी। जब किसी भी करेंसी की लीगल स्टेट को खत्म किया जाता है तो वो जो करेंसी भी होती है वो क्या बन जाती है, इनवैलिड बन जाती है। अगर आपको याद हो नवंबर 2016 एंड सितंबर 2023
we have our government has done two times demonetization up to now. 2016 में 500 के नोट और 1000 के जो नोट थे उनको क्या किया था, डीमोनेटाइज किया था। मीन्स अब वो लीगल टेंडर नोटिस नहीं रहे थे, अब उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता था। डेट इज विड्रॉल ऑफ द लीगल स्टेटस फ्रॉम सम करेंसी। और उसके बाद 2023 में हमारी गवर्नमेंट ने 2000 के जो नोट थे दे वर डन द डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का मेन लॉजिक क्या था, सबसे पहले है टू रिमूव द ब्लैक मनी। क्या करते हैं लोगों ने बड़े बड़े नोट अपने पास इकट्ठे करके रखे हुए थे, तो ब्लैक मनी इकट्ठी की हुई थी, और उसके बाद पता लगा था कितनी ज्यादा लोगों के पास ब्लैक मनी है। और उसके बाद जिसका ज्यादा इफेक्ट जब ब्लैक मनी हुई थी, इसका मेन ये क्यों की जाती थी, ताकि टैक्स को क्या किया जा सके, अवॉइड किया जा सके। लोग टैक्स को ट्रांसपेरेंसी खत्म करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को खत्म करने के लिए वो क्या कर रहे थे, ब्लैक मनी। और इसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ रहा था, करप्शन पे पड़ रहा था। तो ये 3 रीजंस थे जिनके कारण डिमोनेटाइजेशन की गई थी। ये हमारा चैप्टर है जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। होप है कि आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।